भी चर्चा से करते रहे, जैसे अमित ने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनैतिक कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज़्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है, और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें, और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहाँ भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा, और एनओसी स्वाभाविक है नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं, ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएँ देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है, और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे हम विस्तार कर रहे हैं, ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है ये डेवलपमेंट न हो, और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करें। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर हैं, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये हम पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा, और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है।
जो ये आज 97-98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है। और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। हाँ हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास। प्रेस नोट में सारी। हाँ, उसमें जो जिन जिलों में ज़्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अम्बाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, महेंद्रगढ़ नहीं, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अम्बाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में हुआ है। इसके बाद आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की। और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2026 अविवाहित, अभी 14-15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं, जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उसका हम आवेदन मांगेंगे। क्यों, ये अभी से आवेदन है? नहीं सर, पीपीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे सर। तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए। इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। SMS अभी जा रहा है। इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेबल इन जनवरी वार्षिक। जैसे 3,000 रुपये है तो ये 15,000 रुपये लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा लो, 15 45 4.5 करोड़ रुपया महीना बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। अभी 27-50, लेकिन अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको मालूम नहीं है? हाँ हाँ, अभी ये दिसंबर की 2,250, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का, जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन, जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का, जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपया ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक है। लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी। 60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद
ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक सूचना है कि हम HKR के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, तो अपने आप हो जाएगा। ये पासवर्ड ना बता देना किसी को। कितनी लगती OTP आता इसका है सर जो ड्यूअल है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन, OTP आता है। पासवर्ड प्लस OTP दोनों है। OTP तो उसी के पास आएगा जो दबाएगा, वो चाहे देख भी ले, अगली बार अगला दूसरा OTP नया आएगा। नौ सौ 86। आज ही देनी है भाई, लेट नहीं चला करना। गया ऑफर SMS। हाँ, ये जो HKR का है इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर होता है इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको ही मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50। जी सर, उसका 50 और 100 रखे थे अंत्योदय के लिए। हाँ, फिर वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीज़ों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। CET का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज़्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना HKR में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफ़र की परेशानी होती है। ट्रांसफ़र इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नज़दीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज़्यादा दिए हैं। कुछ सूचनाएं हैं। एक सूचना है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज़्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए, और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग, हाँ,
तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे, तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफ़ी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं, वो 3 गीत कल वहाँ सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा, नए सिरे से इसी को एक्सटेंशन देना, को नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे, इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है। हमारे ऊर्जा मंत्री वहाँ गए हैं। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। ये जानकारी भी आपको देनी है। कुल मिलाकर हाँ, एक विषय और है, एक विषय, ये दोनों चीफ मिनिस्टर जल शक्ति मंत्री विधिवत तो 3 के ही डेलीगेशन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग करने वाले लोग रहेंगे। यानी एक प्रकार से ये ट्राईपार्टाइट मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब और जल शक्ति मंत्री। चंडीगढ़ स्थान है, कहीं तय करेंगे, वो तो फिर देखेंगे होस्ट कौन करता है, पंजाब करता है कि हरियाणा करता है। हमने ऑफर की है, लेकिन सूचना उधर से ही मिलेगी। अभी तो कल ही अब मीटिंग फाइनल हुई है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि एक और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे उनको बंद किया था। आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टॉल्स हैं, टॉल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टॉल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो हम डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज को जो जहाँ हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो ख़त्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर एक चौकर जो स्थान है, वहाँ स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है, और इसका सालाना 1,41,00,000 रुपये आता है। और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है, और इसका 15 अगस्त को इधर बैठे, आज क्या डेट है? आज से 14 है सर। 14 तो हम मानो 1 जनवरी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को ख़त्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम 1 जनवरी से ख़त्म करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियाँ मैं बता रहा हूँ। होडल नू पटौदा रोड, इस पर 3 टोल हैं। पहला टोल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा और तीसरा विलेज पटौदी। तो इन तीनों टोल को मैसेज आर.के. जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, उनको हमने दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है, और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है। 24 है, ये 24, 1 साल और है अभी तो। हाँ, तो उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। 5/12/23 को ही हुआ होगा ना, अगर 1 साल के लिए होगा तो 4/6/23 को रिन्यू हुआ, 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का दिया। तो 4/6/23 को ये न्यू हुआ है, लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे ये नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है। ये तीनों टोल है, तीनों का। फिर राई नाहरा बहादुर रोड, यहाँ 2 टोल हैं। पहला टोल है विलेज बरोता और दूसरा है विलेज बामनौली। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12 जनवरी 24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद।
ये उस 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2,64,00,000। फिर है 6 हो गए। 7वां है पुनहना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है, गांव सुनेड़ा। ये कंट्रैक्टर है, ये मल्टीपर्पज़, और इसका जो टोल का पीरियड अगस्त में, अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है। इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है। इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होटल नो पटौदी पटौदा, जाटौली, गुड़गांव जिले में है, और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपये के सालाना जो टोल हैं, इनको बंद किया जाएगा। कितने टोल बंद करेंगे 3 साल जनवरी से? अब अलग अलग समय से हैं। जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में, एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा। सर 7 में क्या 8? 1 और 3 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8। तो ये कुल मिला करके आज के लिए हाँ। अब कोई बाकी विषय तो मैं समझता हूँ सदन में जो कुछ आएंगे उसके अंदर हम लोग बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे। और एक मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था। बताइए। सरकार एक बिल लेकर के आ रही है जिसमें देखा जाए तो प्राइवेट अस्पतालों को काफी छूट दी जाएगी कि जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर के नाम पे वो लोग भर्ती कर लेते, 4-5 पेशेंट रखते हैं, बाद में कहते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई और लाखों रुपए का बिल बन जाता है। और ये चर्चा में आया कि आप एक ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें अस्पताल वालों के हाथ और मजबूत होंगे और जो आम पीड़ित लोग हैं उनको फिर वही ना तो क्योंकि बॉडी रख के प्रदर्शन कर सकते हैं, ना कोई आवाज उठा सकते हैं। ऐसे में तो जो बिल है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देगा। आप क्या मानते हैं इस चीज पर? ऐसा बिल जब भी आता है उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद ही इस पर कोई प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसे विषय आ जाते हैं जब बिल पेश करते समय ध्यान में नहीं रहते, क्योंकि ये 90 लोगों की प्रॉपर्टी हो जाती है, अकेले सीएम की नहीं रहती। हाँ, एक प्रपोजल के रूप में एक्ट एक ड्राफ्ट होता है, तो उस बिल का एक ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होने के बाद एक्ट बनता है। तो उस समय जब वो चर्चा आएगी फिर कोई विषय आएगा तो चर्चा करेंगे। सर, ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के जो तार है एक मिनट पहले इधर। ये विंटर सेशन कल से शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की? विपक्षी अपने जो इरादे साफ कर चुके हैं, हर बिंदु पे इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सरकार को घेरा जाए। देखिए, घेरा उसको जाता है जब कोई कमज़ोर हो। हम ऐसे कोई कमज़ोर नहीं है कि हमें कोई घेर लेगा, और कोशिश करने में हर्ज नहीं है। विपक्ष को अपनी ताकत लगा देनी चाहिए, लेकिन हम जितना काम कर रहे हैं, जितना आज तक हमने किया है और जितनी जनता के साथ हम जुड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ कोई बोलें, लेकिन शब्द अच्छा लगता है कि हम इस बार घेरेंगे। हम कहते हैं ठीक है, आइए मैदान में देखिए। सर, ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के जो तार हैं वो गुड़गांव और जींद से कनेक्टेड हैं। क्या प्राथमिक जानकारी आपको अपनी पुलिस से मिल पाई है? और दूसरी चीज, क्योंकि हमारे भी जो विंटर सेशन है वो चलेगा, आप लोग भी सिक्योरिटी मेजर्स में कुछ और चीजें ला रहे हैं, कुछ चीजें बदलाव ला रहे हैं? देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि जिस दिन पार्लियामेंट पर पहले अटैक हुआ था वर्षों पहले, और उसी की जो बरसी थी उसी दिन फिर ये प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत करने वाले देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे, और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चले, किसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूँ इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है सब जगह सिक्योरिटी बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरा इसका ध्यान रखे हुए, और पूरा सिक्योरिटी जिस किसी को भी आवश्यकता होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, और जहाँ कहीं किसी स्थान की सिक्योर करने की बात है उसको सिक्योर किया जाएगा। सर, जैसे नीलम आजाद हैं या फिर बाकी विकी शर्मा हैं, वो गुड़गांव के ही रहने वाले हैं, कोई जींद का रहने वाला है,
अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों को क्या मालूम चला है इनके बारे में? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी इतना जल्दी होगा कमेंट करना कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ होती है उसके ऊपर किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं। एक सरकार ये जो पिछले कुछ दिनों से ये मामला आपके पत्रकारों ने हमने पूछा था तो उसमें आपने जवाब दे दिया था कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकते हैं ऐसी संभावनाएं कुछ लोगों ने चल रही है और कुछ आपके बीजेपी के एमपी एमएलए ने भी कहा कि एक साथ करा लेने चाहिए। तो अभी तो कोई सैद्धांतिक फैसला नहीं हुआ ना। वही मैंने बताया कि जो पहले मेरा उत्तर था वही आज है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। फैसला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उनको करना है। हमने अपनी ओर से कोई विषय ना तो ये कहा है कि हम एक साथ कराने के लिए तैयार हैं, ना ये कहा है कि इसको उस समय कराएंगे। निर्देश चुनाव आयोग का होता है, 6 महीने पहले चुनाव फैसला करने में सक्षम होता है और 6 महीने पहले कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे चुनाव का और लोकसभा के चुनाव का अंतर 6 महीने से कम है, तो चुनाव आयोग की छूट है, जो वो करना चाहेंगे हम तैयार हैं। सर, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तो आपने राहत दे दी है, लेकिन एक स्टिल्ट +4 को लेकर के भी काफी लोग सफर कर रहे हैं। इसको लेकर के आपसे भी कई बार मुलाकात भी की है सर, इसको लेकर के कोई आगे की सर आपसे? सफर नहीं कर रहे हैं, उनको तो हमने एक सुविधा दी थी। जब ये सुविधा नहीं थी तो हमने एक पॉलिसी बना करके उनको सुविधा दी थी कि स्टिल्ट +4 के मकान भी बनाए जा सकते हैं। उससे पहले उसकी सीमा सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, तो उस लेवल तक ले जाने की सुविधा भी हमने दी थी। बाद में कोई एक केस कोर्ट में चला गया और कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। उस समय हमने इसको भी होल्ड किया था। एक कमेटी बनाई थी, हमारे जो राव है ना, राघवेंद्र राव जी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है। वो अध्ययन डिपार्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट अध्ययन करके और उसमें जो भी कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी मॉडिफिकेशन करके उसको लागू करेंगे। सब जगह ये लागू भी नहीं होगी, सब जगह ये बंद भी नहीं होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य में सब 5 फ्लोर तक अनुमति है। मैं तो बताना, हमारे लिए जन सुविधा ये जरूरी है। मानो कहीं किसी एरिया में जनता नहीं चाहती तो हम केवल बिल्डर के फायदे के लिए उसको 4 स्टोरी 5 स्टोरी का लाभ दें, ये उचित नहीं। और जहाँ जनता को कोई आपत्ति नहीं है तो आखिर ज़मीन तो बड़ी सीमित है, इससे ज़मीन बचती है। हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे तो आबादी ज़्यादा कवर होगी और उसके कारण से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा सरकार को, वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ जो पुराने एरियाज़ हैं जो बने हुए हैं उसमें थोड़ा हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। नए एरियाज़ में हम अलाउ करेंगे। 286 जॉब सर आप जो किए आपने वो सब रोजगार निगम की कौन से डिपार्टमेंट की है सर? ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। इसमें 56 या 53 तो हैं क्लास 3 की और बाकी क्लास 4 की हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। जो इंडेंट अपने भेजते हैं वो इंडेंट हमारे HKRN वाले उसका अध्ययन करते हैं और उस हिसाब से जो अवेलेबल जिन्होंने अप्लाई किया होता है, रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं, उसके उनको देते हैं एक एक करके। बात करें तो हाई कोर्ट में मामला आया है कि अराउंड मोर देन 500 schools because they don't have the toilet for the girl students, so affidavit has been given by the state government। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुई है। एक एफिडेविट दिया गया था मई 2024 में, 23 में सॉरी, तो उस समय ये चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही उस समय ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट की थी या हमने एफिडेविट दिया था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में नहीं आई थी, हमने ही एफिडेविट देते समय ध्यान आया कि वास्तव में ये कमी है। उसी समय 5वें महीने के शायद 26 या 27 तारीख को ही हमने फंड रिलीज कर दिए थे, मई में ही। कुछ हमने जून में कर दिए थे, 3 किस्तों में किए थे। और बल्कि मैं उसकी जानकारी मेरे पास है भी थी। मुझे लग रहा था कि आप में से समय से पहले कोई इस विषय को उठा सकता है, क्योंकि कल उसकी डेट है। तो कल है, हाँ, तो एफिडेविट चला गया है। उस एफिडेविट में जो हमने लिख के उनको बताया है और जो वास्तविकता है कि 17/5 को इस विषय पर चर्चा हुई थी जो एफिडेविट ने पहले दिया था, और 26/5, 31/5 और 4/6 इन 3 दिनों में हमने जो है फंड्स उनको रिलीज किए थे। और जिसके कारण से आज जो लेटेस्ट हमने जो दिया है उसमें 131 स्कूल थे जो उस समय पाए गए थे ड्रिंकिंग वाटर के कारण से। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, ऐसा नहीं है। कई जगह कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कहीं पुरानी पाइपलाइन थी, बहुत तो ऐसी व्यवस्था नहीं कई साल। अब ये नॉर्मल भी कॉलोनीज में होता है कि कहीं पाइपलाइन खराब हो गई, कुछ और खराब हो गया। तो 131 के 131 8 तारीख की हमारे पास रिपोर्ट है दिसंबर की, वो सब कंप्लीट हो गए हैं।
1047 स्कूल में बॉयज़ टॉयलेट्स जो हैं वो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। गर्ल्स टॉयलेट 538 वो सारे के सारे ठीक हो गए, कोई पेंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 236 ये सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, जीरो बैलेंस है। ये सारे दिसंबर में उस समय जिस दिन ये टिप्पणी की गई ये आया था उस समय हो चुके थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से उस समय कोई एक अलग से एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, अलग जानकारी ली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ मई 2023 उस दिन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। और उसमें ये भी ठीक नहीं है कि हमने बजट जो है वो बहुत लैप्स होने दिया। बजट सामान्यतया हम देखते हैं कि आज से नहीं, जब से बजट बनने लगे हैं ये एस्टीमेट होते हैं, और एस्टीमेट में और एक्चुअल में एक 8-10% का अंतर होता है। जितना हम मैक्सिमम एस्टीमेट लगा के देते हैं उसमें डिपार्टमेंट कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 12% कम ही खर्च कर पाता है। वो तो एक एक्चुअल एक्सपेंस है। एस्टीमेट इज एस्टीमेट। एस्टीमेट तो हम कोई भी चीज़ अपने एक इच्छा के कारण से हम तय करते हैं, इधर हम करना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य होता है, लेकिन नहीं पूरा कर पाते। अब खाली लिमिट ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ कि जो जज साहब को शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो लेजिस्लेटिव हमारा जो नहीं ये जुडिशियल विंग होता है जुडिशरी का, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को हम बजट तय करते हैं और वो उनकी एक बिल्डिंग कमेटी होती है, वो सब वही लोग होते हैं। उस बिल्डिंग कमेटी में तय करते हैं कि हमने यहाँ इतने कमरे बनाने हैं, या नई बिल्डिंग बनानी है, ये लेना वो करना, वो सारा खर्च करते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ तो 8-10% कम होता है, वहाँ कभी 30% कम, कभी 40% कम, 30 से 50% ही खर्च कर यानी कम हो जाता है। मतलब 50 से 70% खर्च कर पाते हैं, 20-30% वो वहाँ से मोड़ देते हैं हमको वापस, फिर वापस मोड़ते तो अगले साल वो मिलता ही है। तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन के कारण से ये एक टिप्पणी आई है, ना आती तो अच्छा था, लेकिन आ गई है तो हमें उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, मैं बताया ना जो कहीं नए भी बनाने होंगे तो नए बनाए हैं, जहाँ कहीं खराब हुए होंगे खराब वो भी। आखिर 14,500 स्कूल हैं, और 14,500 स्कूल में अगर ऑन एवरेज 2 या 3 भी टॉयलेट अगर किसी स्कूल में होते होंगे, 42,000 टॉयलेट्स आर देयर, अगर 3 की एवरेज लगाएं, और 42,000 में अगर उन्होंने मान लो ये कहा है कि 1,000 नहीं है, कम है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। इतनी चीज़ें तो हमारे घर में मोहल्ले में भी छोटी मोटी रह जाती हैं। हाँ, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस चीज़ की ओर ध्यान कराया, तो जल्दी हमने 5-6 महीने में ये सारे 131 पानी की व्यवस्था फैसिलिटी, 1,000 बॉयज़ टॉयलेट्स, 538 गर्ल्स टॉयलेट, 236 इलेक्ट्रिक टॉयलेट्स, तो ये लगभग 1800 जो कमियां हैं इनने दूर कर दी हैं। आज जीरो बैलेंस है। सर, एक सवाल है गुरमीत राम रहीम पर। सर, मामला कोर्ट में है और पूछा गया है कि जितना बार उनको फरोल दिया गया है, क्या समान रूप से उन्हीं की तर्ज पे जो अपराधी है उनको दिया जाता है? सबको दिया जाता है। कोई भी जो एंटाइटलमेंट जिसको होती है, कोई अप्लाई करता है, उसको मिलता है। और ये डिपेंड करता है उनका बिहेवियर, जेल के अंदर रहते हुए क्या बिहेवियर है। बहुत से लोग तो जेल के अंदर भी जाके खुराफात करते हैं, वहाँ से बैठे बैठे अपराध करते हैं। कोई मोबाइल से अपराध करता है, कोई वहाँ झगड़े कर लेता है, कोई अपने काम को पूरा करता नहीं है। तो जिस आदमी का क्या बिहेवियर जेल के अंदर है, ये बहुत सी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर करते हैं। अब तो धीरे धीरे जेल मैनुअल में ये भी आ गया कि ओपन जेल बनाने जा रहे हैं। ओपन जेल में क्या कैदी है, उसको कहते हैं ठीक है भैया, आप बाहर जा करके खेत में काम करके आओ, अपनी दुकान पर काम कराओ, नौकरी करनी वहाँ करके आओ, शाम को अपना जेल में आ जाओ। पर जो कोर्ट ऑफ लॉ ने जिनको गिल्टी प्रूव ही किया है, मान लीजिए उनके फोटो लग जाते हैं और बाद में वो जो है गिल्टी प्रूव नहीं होते, तो ये थोड़ा मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि जब तक कोर्ट सिद्ध ना करे तब तक लगाओ, बल्कि मैंने तो और कहा है कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक बेशक मत लगाओ, जिस दिन रिटायर हो जाए उस दिन लगाओ, ताकि जो आज काम कर रहे हैं उनको ये भय हो कि कभी हमारा फोटो यहाँ लग सकता है। और ये भी मेरा एक सुझाव है, हमने कोई लागू नहीं किया है और ना कोई इस प्रकार का लागू करने के लिए कोई डायरेक्शन हमने दी है। हमने कहा कि ऐसा करेंगे तो देखिए, कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति वो डरता है, या तो डरता है अपने संस्कारों के कारण से, जिसको आत्मिक जिसको कहते हैं, उसका एक क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस, वो अंतरात्मा कॉन्शियस से डरता है। उसके मन में एक डर होता है मुझे गलत नहीं करना है, या डरता है दंड से। अब दंड क्या कि जेल हो जाएगी, जुर्माना लग जाएगा इससे, और नहीं तो सबसे बड़ा डर होता है लोकलाज।
जनता में अगर बदनाम हो गया, फोटो किसका लगाएंगे सर, ये कैसे डिसाइड करें? नहीं, वो तो जो बदनामी का किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, जब एक्शन हो जाएगा भी हाँ इसको सजा हो गई है तो रिटायर होगा तो उसको लगा देंगे। सीएम साहब, अविवाहित जो पेंशन योजना है, ये वही है जो एक कार्यक्रम में जन संवाद में आपसे किसी ने मांग की थी, इसके पीछे सोच क्या है और क्राइटेरिया क्या, अगर इस पर डिटेल से आप बता पाएं कि किस सोच के साथ इसको लागू किया गया? सर, इसी में एक ऐड ऑन है कि अविवाहितों की मांग है कि पहले तो एक पूरा जो है कैलकुलेशन की जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर कितने अविवाहित है और एक आयोग का गठन किया जाए, साथ ही साथ जो उनकी पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज गाँव के अंदर आयोग का ऐसा है, मांग को रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार भी यहाँ से शुरू हुए थे, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, अभी बहुत सी मांगे बाकी हैं और अगर वो पूरी होगी तो और भी आने वाली है। इसलिए इस मनुष्य स्वभाव रहता है कि मांगो, बंदूक का लाइसेंस लेना था, वो गया जी तोप का लाइसेंस दे दो, उन्हें तोप का तो मिलता नहीं, अगर तोप का मांगूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगा। यात्रा चल रही है, ये बताएं कि हरियाणा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको क्या फीडबैक आ रही है? देखिए, बहुत ही सधी हुई सोच से सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए, फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा, अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा, नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए, जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक, टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आज़ाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। सीएम साहब, वो सवाल लैप्स हो गया जो मैंने आपसे पूछा था कि सोच क्या रही, क्या ये वही मांग थी जो एक व्यक्ति ने आपसे जनसंवाद में उठाई थी? मैं तो समझा होगा, मैं तो समझा था इस सवाल का भूल गए होंगे भूले नहीं। ऐसा था कि जो जानकारी हमारे पास फील्ड में से आती है, व्यक्ति शादी नहीं कराता है, शादी नहीं होती है, दोनों में तो अंतर है। न कराने वाले के अपने मन के कुछ विचार होते हैं, उद्गार होते हैं, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी सन्यासी परंपरा है जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई, बहुत बड़े सामाजिक ऐसे व्यक्ति हैं संख्या में जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो शादी नहीं होती, और न होने में एक बड़ा कारण हमारे यहाँ हरियाणा में वो था जेंडर रेशो। जेंडर रेशो बहुत बिगड़ गई, यानी एक समय था जब 850 तक ही हो गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जब हमने टेक ओवर किया था तो उस समय 851 थी, अब जो है 932 तक, एनुअल 932 पहुंची है, टोटल मिलाकर तो 913 ही है। तो 913 कह लें, 932 कह लें, तो भी महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज़्यादा थी, पुरुषों की शादियाँ नहीं होती थी। कुछ महिलाएं शायद किसी कारण से नहीं कराती होंगी, लेकिन महिलाओं की शादी होती नहीं है ये समस्या नहीं थी, पुरुषों की ये समस्या थी। उसमें से एक आयु के बाद ऐसे पुरुषों का समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो कम हो जाती थी। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिली है, मतलब होती है कि गांव में ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा। तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। अब जैसे ही पता लगा लोगों को 2700, 2800 या 3000 पेंशन हो गई है, लोगों के देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो एक सामाजिक सम्मान उनको मिले, मिला के शायद पैसे की आवश्यकता है कि नहीं अलग बात है,
लेकिन सामाजिक सम्मान मिले। हाँ, पैसा अगर साथ में है तो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। सर ये काम नहीं करते क्या? हाँ, उसके पैरेलल उसी हिसाब से। जो आपने जब 60,000 लोगों का HKR की भर्ती करने का बयान दिया है, तो आज बड़ी चर्चा हुई है। 1,10,000 के आसपास तो पूर्ण हो गए और या दे दिया, कुछ लोगों को नहीं भी दे दिया। 60,000 ये क्या जो फिगर है? नहीं, ये क्या फिगर है आप बताएंगे? HKR से 60,000 की जो फिगर का एक मिनट। क्या 1,60,000 तो पोर्टेड है सर, और 16,000 को हमने नए फ्रेश को जॉब दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफर। ये थोड़ा माइक 1,08,000 तो सर हमारे पुराने जो है वो पोर्टेड मैन पावर है सर, 1,08,407, और जो फ्रेश डिप्लॉयड है ऑफर लेटर 16,799 के गए हैं, एक्टिव उसमें से अभी 10,800 है। 60,000 की फिगर है, ये पर सीएम साहब को प्रश्न होगा। ये तो टोटल होगा साल का, नहीं साल का था टोटल, विच इंक्लूड्स HPSC रखे जाने अगले साल जिनकी प्रक्रिया चल रही है। वो तो ग्रुप सी की और डी की रेगुलर। नहीं, वो तो 1,16,000 हो गया ना। नहीं, कल जो प्रेस नोट दिया 1,08,000 प्रेस नोट है, कुछ स्पेशल स्टोरी भेजी तो उसमें 60,000 का मैंने नहीं क्या था 60,000 तो केवल टोटल जो भर्ती करनी है HSSC प्रक्रिया नहीं, तो नई भर्ती करनी है, वो 60,000 की फिगर है, बजट में भी आई। जो HSC से चल रहा है वो चल ही रहा है ना। हाँ, वही है 60,000। HKR का तो सिर्फ 16,000 ही है। HKR 16,000 कर लिए हैं। आज जैसे 986 और किए हैं। हाँ, तो इसमें वो ऐड ही हो गए ना। सर एक और सवाल है सर। सर आपकी महिला आयोग ने एक वो बम्बल आप कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर भी बातचीत की थी। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, और वहाँ पे उसमें जांच में क्या अब तक निकल के आया है? देखिए, अभी तो इतना ही है कि महिला आयोग ने एक फाइंडिंग वहाँ की है, पुलिस को कहा है कि इसकी जांच करे, जांच करके उनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक दिखाया गया डेटिंग का कोई पोर्टल था, ऐप था, तो डेटिंग का ऐप दिखाया गया, तो एक लड़की वहाँ बैठी थी स्वयं उस क्लासरूम में, तो कहीं उसका भी कनेक्शन उसके अंदर लग गया, कोई सिस्टम रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उस लड़की की आपत्ति के कारण से वहाँ शोर मचा और कुछ विद्यार्थियों ने भी शोर मचाया। उसमें से आगे बढ़ते बढ़ते महिला आयोग को ध्यान में आया कि यहाँ केवल इतना ही नहीं, तो वैचारिक दृष्टि से भी देश विरोधी गतिविधियों का भी एक आध कोई भाषण लेक्चर किसी व्यक्ति ने वहाँ दिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो दोषी पाया जाए उसका कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब, छत्तीसगढ़ में विष्णु और आपके MP में मोहन और राजस्थान में भजन और पंजाब में बनवारी और हिमाचल में शिव प्रताप और हरियाणा में पहले से मुरली मनोहर, तो क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे कोई रहस्य है कि नामों के साथ जो जोड़ के ऊंचा ओहदा मिलता है? ऐसा है कि ओहदा मिलने के बाद नाम नहीं रखे जाते हैं, नाम पहले होते हैं। एक सवाल ये है, ओहदा बाद में होता है। राजस्थान के चुनाव का हरियाणा पे आप क्या प्रभाव देखते हैं? साथ में गठबंधन जो भी है उसका क्या भविष्य है, जो नतीजे भी आए? देखिए, नतीजों का कोई गठबंधन का ऐसा सीधा तालमेल कोई नहीं है। हरियाणा की राजनीति। हाँ, तो हरियाणा की राजनीति तो स्वाभाविक रूप से जिस विचार को जब बल मिलता है, मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस ने कहा है कि इन चुनाव का एक प्रभाव आगे 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव पर होगा। अब उनकी बात कभी कभी तो सच होती है, हमेशा झूठ पर होती है। उनका ये भी कहना है सर, जो हरियाणा के साथ लगती उन पे ज्यादातर कांग्रेस जीती है। इस चुनाव का हरियाणा के विधानसभा नहीं, ऐसा नहीं है, ये विश्लेषण उनका गलत है। इस विश्लेषण करके मैं भी आपको बताऊंगा। मेरी जानकारी में 27 सीटों में से 17 पर बीजेपी जीती। अब उन्होंने कौन सी 34 गिनी है और मैं 27 कौन सी गिनूंगा, ये लाएंगे तो आपको बता देंगे। मॉडल क्या है हरियाणा में आप लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसमें से बीजेपी का वहाँ पे जीत हुआ है और उन्होंने लागू किया है, तो लाइक टू इम्प्लीमेंट। सेकंड थिंग इज दैट विधानसभा सेशन आने वाला है, ओपोजिशन का ऑलवेज रहता है कंसर्न कि सेशन बहुत छोटा होता है। देखिए, जहां तक सेशन की बात है, अगर हम तुलना करेंगे कांग्रेस के समय की और हमारे समय की, तो छोटा कौन सा होगा, कौन सा छोटा रहा और कौन सा आज छोटा है कि बड़ा है, ये तुलना उसमें से हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ तो साल में 3 बार सेशन होते हैं, वो 2 ही बार करते थे, और 2 बार में भी
वो कितनी सिटिंग करते थे और कितना डिस्कशन कराते थे। और आज हमारे स्पीकर साहब तो इतने उदार हैं कि उन्होंने 0 आवर कहा तो वो हमने दे दिया। कभी 0 आवर इस हरियाणा प्रदेश में हुआ? कभी नहीं हुआ। और 90 के 90 लोग जब तक ना बोल रहे हैं तब तक वो समय बढ़ाते ही रहते हैं। उसके साथ में हो जाए 11 बज जाए तब भी वो कहते नहीं भाई सबको बोलना ही चाहिए। कभी किसी सरकार ने, पिछली सरकारों ने सभी एमएलए को बोलने का मौका कभी नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए ये विधानसभा के सेशन तो स्पीकर साहब जरा अच्छी प्रकार से बताएंगे। और जहाँ तक आपने कहा मॉडल, मित्र, मॉडल तो हरियाणा इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि इसी को यानी कॉपी करते करते, उसको लागू करते करते देश के सारे प्रांत वो थक गए हैं सोचने कि ये क्या है, हरियाणा क्या कर रहा है, हरियाणा रोज नई कोई चीज ले आ रहा है। तो हम चुनाव के लिए नहीं करते हैं, हम तो जनहित के काम करने के लिए जो भी कोई नया अच्छा विषय आए उसके लिए मॉडल तैयार कर देते हैं। और वो अच्छा काम करने के लिए सुझाव देने में आप भी कोई दे तो कल ही मॉडल खड़ा कर देंगे, चिंता मत करो। सीएम साहब, ये स्टेट सॉन्ग वाला जो आपने बताया है, स्टेट सॉन्ग 3 लास्ट पे मतलब फाइनलाइज हुए हैं। फाइनलाइज नहीं, शॉर्ट लिस्ट हुए। शॉर्ट लिस्ट, तो उनको किन वोटिंग के आधार पर कौन लोग वोट करेंगे जो फर्स्ट सेकंड? हम विधायकों के सामने तीनों पेश कराएंगे। हाँ, सीएम साहब, एसवाईएल को लेकर के आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं, पंजाब अपने एक रवैये को फिक्स लेकर के आता है कि हम एक बूंद पानी, इस बार की बैठक में कुछ अलग निकलेगा या वही आपके 3 बार? पहली बात तो पंजाब वालों से पूछना चाहिए। हमारा तय है, हमारा तय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको एग्जीक्यूट करो। उन्होंने कहा कि एसवाईएल बननी है तो एसवाईएल बननी है। एसवाईएल बनने के बाद उनकी आपत्ति एसवाईएल पर नहीं है, उनकी आपत्ति पानी पर है। हमने पानी वाली आपत्ति पर तो कभी बोला ही नहीं है। हमने कहा कि पानी जो हुआ है, जब कभी एसवाईएल बनेगी उसके बाद ट्रिब्यूनल जो बनते हैं, अब ट्रिब्यूनल ने स्वाभाविक रूप से 2025 में नया फैसला देना है। वो कोई, हमने कहा कि सारा पानी आप नहीं दे दो, ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता और पानी की आवश्यकता संबंधित जो 4 प्रदेश हैं उसके लिए सब लोग मिलकर विचार करते हैं और सहमति से ही होता है। हम छीन नहीं सकते पानी उनसे। जो चारों स्टेट मिल करके या जो भी ट्रिब्यूनल बनेगा उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जस्टिफिएबल कोई भी जो डिसीजन है वो सबको मान्य होता है, अगर जस्टिस नहीं है तो मान्य नहीं होता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि एक सर्वे टीम भेजी जाएगी पंजाब में, तो अभी तक तो सर्वे टीम नहीं आई, दूसरी बैठक शुरू होने को है। अब बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं तो नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट पूछेगी और उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया क्या नहीं। हमें तो ये बताया कि एक मीटिंग होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, 3 राज्यों में किस प्रकार से जीत हुई आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को लगा नहीं कि जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, जैसे जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और आखिर उनको लास्ट में सब कुछ जिताने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे जो पुराने नेता है उनका मनोबल गिरेगा नहीं सर? देखिए, नेता नेता होता है, वो दिग्गज जो छोटा नया पुराना ये कुछ नहीं होता। नेता जो जनता का नेतृत्व करे और जो एक बार विधायक बन के आता है वो मेजोरिटी वोट वहां से लेके आता है तभी विधायक बनता है। तो जितने विधायक आए हैं वो सब नेता हैं और उन नेताओं में से नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। ये एक अच्छी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। आखिर नया खून कब, यानी जब सब पुराने चले जाएंगे तब नया शुरू करेंगे? तो पुराने भी रहेंगे, नए भी रहेंगे, सारे मिलके चलेंगे, ठीक है ना। और सबको मिलके चलने के बाद ये जो गति है संगठन की, सजीव संगठन वही होता है जिसमें निरंतर गति बनी रहे। अब उदाहरण दूसरों का देना अच्छा नहीं है, हम तो अपना ही दे सकते हैं कि हमने अंतर्गति बनाए हुए हैं। वरना लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस कहती जरूर है लोकतंत्र है, सारे देश की, दुनिया भर के सारे लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश की इतनी बड़ी पार्टी, अब सबसे बड़ी तो नहीं रही वो, लेकिन फिर भी सेकंड लार्जेस्ट तो है ही है, उसका लोकतंत्र कहाँ गया? एक परिवार से बाहर निकलते नहीं है। और बल्कि आरोप लगाने लग गए हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी योजना से हमारा जो गांधी परिवार है उसकी जो छवि है उसको खराब करने में लगे हैं। भाई हम क्यों छवि खराब करें? छवि तो आप खराब कर रहे हो। आप एक परिवार के साथ क्यों बंधे हो? आप सबको साथ लेके चलो। अब यहाँ तो हर नया आदमी भी सोचता है कि मेरी बारी भी कभी आ सकती है। मध्य प्रदेश में जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो सायंकाल हरियाणा के एक सामान्य नेता है, उनका फोन आया, मजा आ गया। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों मजा आ गया? मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में बने कि नहीं, इसलिए मजा आ गया कि हमारी भी आशाएं जाग गई। धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी खबर, कई महत्वपूर्ण ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए हैं और इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय योजना का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इसके अलावा क्षतिपूर्ति पोर्टल में पैसे डाले गए हैं, 98 करोड़ मुआवजा दिया गया है। हालांकि इससे पहले 5 करोड़ 96 लाख की राशि दी गई थी। कुल मिलाकर 98 करोड़ रुपए अब जारी कर दिए गए हैं। कुछ जो कॉलोनियां थी उन्हें नियमित किया गया है, तो 2274 कॉलोनी 31 जनवरी तक नियमित करनी है। कपास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया कि कपास की फसल में किसान को घाटा हुआ है तो उसका सर्वे फिलहाल किया जा रहा है। जैसे ही सर्वे का काम पूरा होगा उन्हें भी भरपाई की जाएगी। इसके अलावा संसद में सुरक्षा चूक पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह का मामला है, क्योंकि संसद में सुरक्षा को लेकर इसका कनेक्शन हरियाणा से भी जुड़ा था। आरोपी गुरुग्राम में छुपे हुए थे। उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की इस पर नजर है, जांच की जा रही है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले को देशद्रोह का मामला उन्होंने बताया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और सेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कई तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसका ब्यौरा डाटा उनके पास है। जो भी सवाल विपक्ष उठाती है तो उस पर जवाब दिया जाएगा। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना का जिक्र किया। कई कॉलोनियों को नियमित किया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा यहाँ पर दिया गया। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 98 करोड़ की राशि जो है वो जारी कर दी गई है अब तक। इसके पीछे कौन है? दरअसल संसद में कल जो हमला हुआ था उससे लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की इस पर नजर बनी हुई है। हरियाणा कनेक्शन पर बोलना अभी जल्दबाजी होगी। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है कि जिस दिन पार्लियामेंट पर पहले अटैक हुआ था वर्षों पहले, और उसी की जो बरसी थी उसी दिन फिर ये प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत करने वाले देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे, और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चली, किसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूँ इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है सब जगह सिक्योरिटी बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरा इसका ध्यान रखे हुए और पूरा सिक्योरिटी जिस किसी को भी आवश्यकता होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, और जहाँ कहीं किसी स्थान की सिक्योर करने की बात है उसको सिक्योर किया जाए। ये सारी चीज़ें अभी इतना जल्दी होगा कमेंट करना कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ होती है उसके ऊपर किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसके अलावा कल संसद में जो हमला हुआ था उसके हरियाणा कनेक्शन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा? देखिए राजश्री, बिल्कुल जो लोकसभा में कल सुरक्षा को लेकर जो हुआ है उसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है और ये जो देश विद्रोही लोग हैं, जो देश विद्रोही संगठन हैं, उनके पीछे इनका क्या कारण है, ये फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी जांच कर रही हैं।
और जांच एजेंसियां जब पूरी जांच कर लेंगी उसी के बाद ही अगला जो निर्णय होगा वो उनके खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत जो है फिलहाल मामला दर्ज किया गया है और इसको लेकर के हरियाणा में भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ध्यान रख रही है और जिस किसी को भी सिक्योरिटी की जरूरत होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश दिया है। और क्योंकि कल विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और सत्र से पहले जो विधानसभा की सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी साफ जानकारी दी है कि काफी सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं, चाहे दर्शक दीर्घा की में आए लोगों की बात हो या फिर जो विधायकों की बात हो, सबकी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा कई कॉलोनियों को जो है आज मुख्यमंत्री ने रेगुलाइज किया है, क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलाइज जो है किया जा रहा है। तो आज 210 कॉलोनियों को जो है रेगुलाइज किया है, जिसमें 103 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आती हैं, जबकि 107 अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत आती हैं। तो टोटल 210 कॉलोनियों को इस समय रेगुलाइज किया है और अब तक मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि टोटल 1673 अब तक अवैध कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जा चुका है और जबकि 31 जनवरी तक 2274 कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाना है, ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। और अब इन सभी कॉलोनियों के लिए 3000 करोड़ रुपए अलग से विकास कार्यों के लिए रखा गया है, जो कि विकास कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि सेशन के लिए हम तैयार हैं और संसद में हुए हमले को लेकर सुरक्षा चूक पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें आपको, गुलशन ग्रोवर हालांकि जानकारी भी दे रहे थे कि संसद की सुरक्षा मसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं उसे लेकर जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा कनेक्शन पर बोलना अभी जल्दबाजी होगा। तो संसद में सुरक्षा चूक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगभग 1 घंटे तक उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। चलिए बात करते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो SYL को लेकर 28 दिसंबर को बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह बैठक बुलाई है। SYL को लेकर चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन होगा। मीटिंग में हरियाणा पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर जानकारी दी है। SYL को लेकर 28 दिसंबर को बड़ी मीटिंग होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह बैठक बुलाई है। SYL को लेकर चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन होगा। मीटिंग में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने इसे लेकर जानकारी दी है। SYL बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी।